हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में। हम ये देखेंगे कि डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। जो हमारा डीएनए होता है कैसे हम जानते हैं कि डीएनए बहुत बड़ी लेंथ होती है डीएनए की, तो कैसे ये इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि ये छोटी सी जो माइक्रोस्कोपिक सेल होती है उसके अंदर भी ये बहुत इजीली पैक्ड हो जाता है। तो उसी की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग, और उसी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाया गया है, और जब ये डीएनए बहुत ही कॉम्पैक्ट होके फॉर्म होता है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया है। यहाँ पे फॉर्म होता है न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा वीडियो है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था उसकी जो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोसोम मॉडल बनता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, बहुत कॉम्पैक्ट होता जाता है एंड फाइनली ये क्रोमोसोम बना लेता है। और यही क्रोमोसोम बहुत ही कॉम्पैक्टेड फॉर्म में जाके सेल के अंदर पैक हो जाता है। तो ये जो ये हमारी प्रोसेसिंग है पूरी, इसी को हम लोग डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। मतलब कि जो हमारा डीएनए है ये कैसे इतने लॉन्ग मॉलिक्यूल, अप्रोक्सीमेटली ये 2.2 मीटर्स का होता है, और यही जब पैक्ड हो जाता है एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर, तो वही जो प्रोसेस होती है पूरी, उसी को हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डीएनए पैकेजिंग। Our understandings of DNA packaging has been greatly advanced in recent years by dramatic portraits of the nucleosome core particle obtained by X-ray crystallography। जो डीएनए पैकेजिंग का हमारा मॉडल है, जो हमारी रिसर्च है, वो जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जब ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आई तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें देखी जा सकी कि ये डीएनए पैकेजिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है और कैसे ये प्रोसेस होती है। नॉर्मली नेकेड आई से हम ये सब चीज़ों को नहीं देख सकते, और उसके लिए हमारा मीडियम बना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। The 8 histone molecules that comprise a nucleosome core particle are organized into 4 heterodimers, 2 S2B dimer and 2 S3 and H4 dimer। यहाँ पे हमको न्यूक्लियोसोम मॉडल का बताया गया है कि जो पैकेजिंग होती है उसमें हमने देखा था, जो न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है कोई भी हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड हमारा डीएनए रैप होता है अप्रोक्सीमेटली 1.8 टन। यही जो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल होता है इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ये हमने देखा था 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज़ H1, H2, H3 एंड H4। हमने ये देखा था कि जो H2 है इसके 2 फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, H2A एंड H2B। तो टोटल जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन्स हुई वो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 5 हिस्टोन प्रोटीन्स हमारी हो जाती हैं। जो ये H2 है, H2 का A फॉर्म एंड H2 का B फॉर्म, इनकी 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। 2 सब यूनिट्स इनकी और इनकी मिला के जो बनता है वो 8 हिस्टोन्स का ऑक्टामर बनता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है कि ये 4 हिस्टोन्स अप साइड में हैं और 4 इसके नीचे प्रेजेंट होंगी। 4 हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे इस तरीके से कुछ, और ये हिस्टोन का ऑक्टामर बनता है। DNA and core histones are held together by several types of non-covalent bonds. The main point is non-covalent interactions होते हैं, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता जब ये न्यूक्लियोसोम मॉडल बनता है।
जब हिस्टोन्स के अराउंड जो डीएनए हमारा रैप होता है, इसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ऑफ द डीएनए बैकबोन एंड पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यू ऑफ हिस्टोन। जो हमारा डीएनए होता है, हम जानते हैं कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव अमीनो एसिड्स दैट आर आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये दो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और यही पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं हिस्टोन को। तो जब हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है एंड निगेटिवली चार्ज है डीएनए, तो ये जो इंट्रैक्शन होता है ये आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। यही इस लाइन में, पर्टिकुलर लाइन में बताया गया है कि आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ऑफ डीएनए बैकबोन एंड पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यू ऑफ हिस्टोन के बीच में बनते हैं। A DNA molecule wrapped around nucleosome core particle of 10 nanometer diameter is the lowest level of chromatin organization। जो क्रोमेटिन का जो न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है, ये इसका डायमीटर जो होता है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, कुछ एक इस तरीके से कि एक ज्वाइन हुआ और इस तरीके से कुछ ज्वाइन हुए, बहुत सारे ज्वाइन हुए रहते हैं। इनका कॉम्पैक्शन होता जाता है एक दूसरे के साथ में। कॉम्पैक्शन का मतलब ये बहुत ही पास पास आते चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, इनमें जो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल है कॉम्पैक्ट होके इसका डायमीटर जो रह जाता है 10 नैनोमीटर का डायमीटर रह जाता है। और ये जो 10 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, ये लोवेस्ट लेवल ऑफ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। जो कॉम्पैक्शन था, जो मैक्सिमम कॉम्पैक्शन होगा वो होगा 10 नैनोमीटर्स का। When chromatin is released from nuclei and prepared at physiological ionic strength, a fiber of approximately 30 nanometer thickness is observed। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब न्यूक्लियस से ये क्रोमेटिन हमारा रिलीज होता है और जब एक इसको प्रॉपर आयनिक स्ट्रेंथ पे हम देखते हैं, तो इसका जो कॉम्पैक्शन होता है वो इतना लेवल पे पहुंच चुका होता है कि उसका 30 नैनोमीटर का थिकनेस हम ऑब्जर्व करते हैं। जो प्रोसेसिंग होती है उसमें बहुत सी स्टेज आती है। एक प्रॉपर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना, फिर ये और कॉम्पैक्ट हुआ, इसने 10 नैनोमीटर का कॉम्पैक्ट होके बनाया। नेक्स्ट स्टेज पे जाके 30 नैनोमीटर थिकनेस का स्ट्रक्चर बनाता है। चलिए इसके बाद में देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारा डीएनए फॉर्म करता है। द जिग-जैग मॉडल डिपिक्टेड इन फिगर, जो फिगर दिखाया मैंने, इन विच सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम along the DNA are arranged in different stacks and alternating nucleosomes become interacting neighbors। ये जो ज्वाइंट हो रहे हैं हमारे न्यूक्लियोसोम्स, ये एक किसी लीनियर फैशन में नहीं ज्वाइन हो रहे हैं। इनकी जो ज्वाइनिंग है ये कुछ इस तरीके से जिग जैग मैनर में ज्वाइन कर रहे हैं, ये इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं। यही बताया गया है कि 30 नैनोमीटर की थिकनेस का जो ऑब्जर्व होता है उसके बाद में ये जिग जैग मॉडल देखा जाता है। इसमें जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो डीएनए के साथ में अरेंज्ड होते हैं, ये एक स्टैक की तरह बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, एक न्यूक्लियोसोम यहाँ, एक यहाँ पे, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना है आप देख सकते हैं। एक के ऊपर एक, स्टैक्स का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक का अरेंज होना। कुछ वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कि यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कि जो डीएनए है एक दूसरे के ऊपर, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल ये स्टैक के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। यही इस पर्टिकुलर लाइन में बताया गया है कि जिगजैग मॉडल का फॉर्मेशन होता है और डीएनए स्टैक्स के फॉर्म में अल्टरनेटिंग न्यूक्लियोसोम मॉडल के, अल्टरनेटिंग मतलब एक यहाँ पे है तो अगला यहाँ पे है, यहाँ पे है तो अल्टरनेटिंग एक यहाँ है एक यहाँ है, और ये स्टैक के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। The next stage in the hierarchy of DNA packaging is thought to occur as 30 nanometer chromatin fiber is gathered
into a series of large supercoiled loops or domains that may be compacted into even thicker, that is 80 to 100 nanometer fibers. ये जो कॉम्पैक्शन है न्यूक्लियोसोम्स का, ये कॉम्पैक्शन कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। ये बहुत बहुत सारे एक साथ में इकट्ठा होके अब जो स्ट्रक्चर बनाते हैं 30 नैनोमीटर के बाद में, हमने देखा कि पहले एक इन्होंने न्यूक्लियोसोम बनाया, उसके बाद में आया 10 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर, उसके बाद में आया 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर के स्ट्रक्चर के बाद में आया जिगजैग, और उस स्ट्रक्चर के बाद में अब जो स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज़ 80 to 100 नैनोमीटर का। ये हमारा न्यूक्लियोसोम का प्रॉपर जो कॉम्पैक्शन हो रहा है, देख सकते हैं कि कैसे कॉम्पैक्शन का लेवल बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली ये इंक्रीज कर रहा है। जो डीएनए पैकेजिंग होती है उसका मेन मोटिव यही होता है कि जो डीएनए है, बहुत लंबा सा पतला सा डीएनए है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स का, इसको एक छोटी सी सेल के अंदर कॉम्पैक्ट करके इसको, और जेनेटिक मटेरियल को हमारे कॉम्पैक्ट करके सेल के अंदर डाल दिया जाता है न्यूक्लियस में। तो अब देख सकते हैं कि कैसे कॉम्पैक्शन का लेवल कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। The DNA loops are apparently tethered at their base to protein that are part of an organized nuclear scaffold or matrix. ये जो फाइनल कॉम्पैक्शन हो गया है हमारा, जो 80 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली आ गया है, उसके बाद में ये फॉर्म करता है एक स्कैफोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टेज आती है, स्कैफोल्ड स्टेज, ये आती है 80 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जब कॉम्पैक्शन हो जाता है उसके बाद में। Included among these proteins is a type 2 topoisomerase that presumably regulates the degree of DNA supercoiling. अब जो डीएनए हमारा रैप हो रहा है, इसकी सुपरकॉइलिंग को भी तो कंट्रोल करना है। जैसे ये इसके अराउंड रैप हो रहा है एंड स्टिल ये सुपरकॉइल्ड फॉर्म में डीएनए है, तो इसकी सुपरकॉइलिंग को मेंटेन करने के लिए होता है डीएनए का टोपोआइसोमेरेज, एक एंजाइम होता है टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। इसका काम होता है कि डीएनए की सुपरकॉइलिंग को मेंटेन करना। सुपरकॉइलिंग मेंटेन इन द सेंस, अगर ये डीएनए है, होता ये है कि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। अगर रेप्लिकेशन के टाइम पे हो या पैकेजिंग के टाइम पे हो, अगर इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन होगा तो ये नेगेटिव सुपरकॉइलिंग करके इस सुपरकॉइलिंग को रिमूव करवाएगा और स्टैंड को रिलैक्स करवा देगा। जबकि अगर ये स्टैंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फॉर्म में है तो अगर ज़रूरत पड़ी ये पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग करेगा और ये जो स्टैंड है इसको प्रॉपर इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेके आएगा। ये मेन फंक्शन होता है टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज का। ऑल्दो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो डीएनए के एंजाइम्स होते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। उसमें हम डिस्कस करेंगे सारे एंजाइम्स को, जैसे कि पॉलीमरेज है, हेलिकेज है, गायरेज है, टोपोआइसोमेरेज है, न्यूक्लियस है। इन सारे एंजाइम्स को हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। Normally, loops of chromatin fibers are spread out within the nucleus. कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रोमेटिन जो कॉम्पैक्शन हो गया है हमारा, स्कैफोल्ड बन गया, अब इसके बाद में ये जब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो ये हमारा लूप्स के फॉर्म में स्प्रेड हो जाएगा वहाँ पे एंड कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड। जो न्यूक्लियस के अंदर जब हमारा जेनेटिक मटेरियल पहुँच जाएगा तो ये नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, but their presence can be revealed in metaphase stage of mitotic cell cycle. जो हमारा सेल है, सेल का जो डीएनए है उसको जो क्रोमैटिन होते उनको रिवील नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता विद आवर नेकेड आई और किसी भी स्टेज में सेल साइकिल की। लेकिन जो मेटाफेज स्टेज होती है, हमने सेल साइकिल पढ़ी है, जो डिवीज़न होता है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 स्टेजेस होती हैं। जो प्रोफेज है इसमें प्रिपरेशन होती है डिवीज़न के लिए, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाता है, जो ऐसे स्प्रेड रहता है हमारा जेनेटिक मटेरियल उसका कंडेंसेशन हो जाता है प्रोफेज में।
और यही जब कंडेंस्ड होकर पहुंचता है मेटाफेज स्टेज में, तो हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं हमारे क्रोमोसोम्स को। इसीलिए ये प्रेफर्ड स्टेज भी होता है डीएनए को स्ट्रक्चर को देखने का। जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर है उसको हम मेटाफेज स्टेज में इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। वही इस लाइन में बताया गया है कि प्रॉपर जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है दैट कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड बट द प्रेजेंस कैन बी रिवील्ड इन मेटाफेज स्टेज। जो मेटाफेज स्टेज होगा उसमें क्रोमैटिन की प्रेजेंस को हम रिवील कर सकते हैं, देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एक यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है जो क्रोमैटिन के डीएनए पैकेजिंग का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसके बाद में इसने फॉर्म किया न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये कॉम्पैक्ट होता गया, यहाँ से कॉम्पैक्ट हुआ एक हिस्टोन, दूसरा एक न्यूक्लियोसोम मॉडल, दूसरा न्यूक्लियोसोम मॉडल, ये लिंक्ड हुए H1 हिस्टोन से। H1 हिस्टोन जैसा कि हम जानते हैं ये लिंकर होता है, लिंकर डीएनए से जुड़ा होता है। लिंकर डीएनए वो होता है जो दो हिस्टोन को लिंक करता है। ये यहाँ पे लिंकर डीएनए है। इस लिंकर डीएनए पे जो प्रेजेंट होता है हिस्टोन वो होता है H1 हिस्टोन। बल्कि जो हमारे दूसरे हिस्टोन्स होते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4 वो ऑक्टामर में प्रेजेंट होते हैं, और हमारा जो H1 है वो लिंकर डीएनए पे प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉम्पैक्शन हो गया, एक न्यूक्लियोसोम मॉडल दूसरे न्यूक्लियोसोम से अटैच हुआ, ऐसे करते करते ये बहुत सारे अटैच हो गए, फिर इनमें कॉम्पैक्शन हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स कॉम्पैक्ट होके इन्होंने क्रोमैटिन का फॉर्मेशन कर लिया। क्रोमैटिन होता है जो क्रोमोसोम का हम ऐसा स्ट्रक्चर कुछ पढ़ते हैं उसमें जो एक थ्रेड होता है इस तरीके से, उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। वही क्रोमैटिन जब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। यही पूरी प्रोसेस है हमारी क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको कि हम कहते हैं डीएनए की पैकेजिंग। तो गाइस लगभग हमारी जो डीएनए की पैकेजिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं पैकेजिंग का एक बहुत अच्छा सा डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कि सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप आप क्लियर कर सकते हैं। जो पहले देखिए डीएनए का डबल स्टैंड है, ये कॉम्पैक्ट होते हुए यहाँ पे आ रहा है। पहला प्रोसेस है एट द सिंपलेस्ट लेवल क्रोमैटिन इज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो क्रोमैटिन का सबसे सिंपलेस्ट लेवल होता है उसमें ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में होता है। आप देख सकते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो गया है। जो पॉइंट 2 है वो है डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। डीएनए का कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो गया है, ये रैप होने लगा है हिस्टोन के अराउंड, और यहाँ पे देखिए रैप होके इसने न्यूक्लियोसोम मॉडल का फॉर्मेशन कर लिया है। अवर पॉइंट 3 इज each nucleosome consists of 8 histone proteins around which the DNA wraps 1.65 times. अब यहाँ पे न्यूक्लियोसोम मॉडल का फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ पॉइंट इज अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियोसोम प्लस H1 हिस्टोन। आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ा हुआ है, और जो लिंकर डीएनए है जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से अटैच्ड करवा रहा है वहाँ पे प्रेजेंट है हमारा H1 हिस्टोन। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियोसोम्स कॉम्पैक्ट होने लगे कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना। आप देख सकते हैं पहले ये 10 नैनोमीटर की थिकनेस थी एक न्यूक्लियोसोम की, जो कि मैक्सिमम लेवल था क्रोमैटिन के कॉम्पैक्शन का, इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। अब ये जब कॉम्पैक्ट हो गए तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलके इन्होंने बनाया 30 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर। ये कॉम्पैक्शन का लेवल है, पहला है 11 नैनोमीटर, फिर उसके बाद में हुआ 30 नैनोमीटर। यहीं पे हमारा फिफ्थ पॉइंट, द न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप टू प्रोड्यूस अ 30 नैनोमीटर फाइबर। अब 30 नैनोमीटर फाइबर बन गया तब इसने आगे कॉम्पैक्शन स्टार्ट किया। आगे कॉम्पैक्ट होके जब गया तो ये बना है 300 नैनोमीटर कॉम्पैक्ट होके, दैट फॉर्म्स लूप्स एवरेजिंग 300 नैनोमीटर इन लेंथ। अब जो अगला कॉम्पैक्ट होके स्ट्रक्चर बना उसकी लेंथ थी 300 नैनोमीटर।
अब इसने 300 नैनोमीटर से आगे कॉम्पैक्शन स्टार्ट किया और इस कॉम्पैक्शन के बाद में ये पहुंचा 700 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं कि कैसे डीएनए की थिकनेस स्टार्ट हुई है 2 नैनोमीटर से और अब पहुंच गई है 700 नैनोमीटर पे। इसकी थिकनेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है और इंक्रीज होके कॉम्पैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और फाइनल पहुंचता है 1400 नैनोमीटर, जो कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये इसकी जो थिकनेस होती है ये होती है 1400 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि 2 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर तक पहुंचा है हमारा डीएनए। तो आप लेवल का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पैक्शन हुआ होगा इसका, तब जाके ये हमारे डीएनए में, हमारे न्यूक्लियस में ये स्टोर होने लायक होता है। यहीं पे जो पॉइंट दिखाया गया है वो है टाइट कॉइलिंग ऑफ द 250 नैनोमीटर फाइबर प्रोड्यूसेस द क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। ये कॉम्पैक्शन होके क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को बना लेता है और फाइनल जो हमारा क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम है, वो बन जाता है। तो स्टेप्स यहाँ पे कौन से आए? पहला जो थी थिकनेस वो थी 2 नैनोमीटर, उसके बाद में बना 11 नैनोमीटर और उसके बाद में 30 नैनोमीटर, फिर कॉम्पैक्ट होके बनाया इसने 300 नैनोमीटर। 300 के बाद में आया 700 नैनोमीटर पे और जो फाइनल था वो था हमारा 1400 नैनोमीटर। ये था हमारे क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन और यही जो प्रोसेस थी यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने की, 2 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर तक पहुँचने में जो भी प्रोसेसिंग हुई उसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। मतलब कि क्रोमोसोम का यहाँ पे रीमॉडलिंग हो रहा है और यही प्रोसेस है हमारे डीएनए के पैकेजिंग की। मतलब कि हमारा डीएनए जो है ये पैक्ड हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है डीएनए की। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप बताइए, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप जुड़े रहिए बायोवर्स के साथ में, बहुत सारे लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।